नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र में एक बार फिर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। महायुति की तरफ से सीएम के नाम के ऐलान पर हो रही देरी को अघाड़ी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे की भी हवा निकाल दी। ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने ऐलान किया कि एनडीए के शीर्ष नेता पीएम मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। शिंदे के सीएम की कुर्सी पर दावा छोड़ने के बाद अब देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी तय हो गई है। शिंदे ने फिर से अघाड़ी के साथ खेला कर दिया। खेला तो झारखंड में कांग्रेस के साथ हो गया है, जहां से खबर आ रही है कि अब हेमंत सोरेन अकेले ही सीएम पद की शपथ लेंगे, क्योंकि मंत्री पद को लेकर कांग्रेस के अंदर खींचतान मची है। कांग्रेस झारखंड में 16 सीटें जीती, जिसे कांग्रेस में मंत्री बनने के लिए कई दावेदार सामने आ गए हैं। कई विधायक तो दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें और चुनौतियां दोनों बढ़ चुकी हैं। तो कैसे महाराष्ट्र में अघाड़ी के साथ हो गया फिर खेला? क्यों झारखंड कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर मची है मारधाड़? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र में एक बार फिर नहले पे दहला और जिस तरह से मुद्दा बनाने की अघाड़ी ने कोशिश की, वो मुद्दे की हवा निकाल दी शिंदे ने। मुद्दे की हवा नहीं निकली है। उद्धव ठाकरे के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे ने की, वो उस हार से ज्यादा बड़ी शर्मनाक बेइज्जती है उद्धव ठाकरे की। क्या हुआ है? हिंदुस्तान के चरित्र को कुछ लोग समझते नहीं हैं। जिस किसी ने भी सत्ता का त्याग किया, वो सत्ता के ऊपर बैठ गया। एकनाथ शिंदे का ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, साहब बन गए हैं शिंदे साहब। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इसलिए लोग उनके सामने नतमस्तक होते थे क्योंकि वो जब चाहते मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो कभी नहीं बनते थे। मुख्यमंत्री मातोश्री में आकर के उनसे निर्देश लेते थे, उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। महात्मा गांधी महान इसलिए माने जाते हैं, विनोबा भावे इसलिए महान माने जाते हैं, जेपी इसलिए महान माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सत्ता को छुआ तक नहीं। तो हिंदुस्तान में एक परंपरा है, जिसने त्याग किया उसका स्थान सबसे ऊपर है। तो एकनाथ शिंदे के पास ऑफर गया कि भाई मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली में आकर के मंत्री पद ले लीजिए। शिंदे ने कहा नहीं, मैं जनता का आदमी हूं, जनता के बीच में काम किया, मुख्यमंत्री भी एक कार्यकर्ता बनकर के ही मैंने उसका निर्वाह किया, और अभी जो मैं शिवसेना को यहां तक लेकर के आया हूं उसको और आगे लेकर के जाऊंगा। तो अब तो नंबर 3 के ये लीडर हो गए शिवसेना के पूरे इतिहास में। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, उसके बाद दीघे और उसके बाद एकनाथ शिंदे। कहां कॉम्पीट कर पाएंगे ये उद्धव ठाकरे? ये तो साहब बन गए। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि उद्धव ठाकरे ये बीएमसी के चुनाव में सांस नहीं ले पाएंगे, वो सांस नहीं ले पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, शपथ ग्रहण के बाद शिंदे अपने घर में बैठेंगे और जो कद है, देवेंद्र फडणवीस सीनियर लीडर हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन इस घटना के बाद से उनका कद बढ़ा है और मुख्यमंत्री उनसे हर चीज सलाह करके ही फैसला लेंगे। नाउ शिंदे इज फ्री। जो उनके अंदर का हिंदुत्व है, जो बाला साहब ठाकरे के द्वारा दिया गया मंत्र है, वो जो कह सकते हैं कि खुले स्वर में उन चीजों की बात कर पाएंगे। मुख्यमंत्री बनकर तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप संविधान से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए होते हो। अब आप देखना कि शिंदे क्या गुल खिलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा
काम शिंदे ने किया है। इलेक्शन में आपने उद्धव ठाकरे को तो पराजित किया, और जो कद है उसमें भी आपने अपने आप को बाला साहब ठाकरे का एक सच्चा उत्तराधिकारी बता दिया। उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुश्किल। अगर शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बन गए होते, उद्धव लड़ सकते थे, लेकिन अब सत्ता का त्याग करने वाले से लड़ने की हैसियत तो उद्धव ठाकरे में नहीं है। चलिए, एकनाथ शिंदे ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, खासतौर से शरद पवार का भी बयान आया है कि यहाँ पर शिंदे का यूज किया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी ने पहले चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस को। कैसे उनके चेहरे पर लड़ा? अगर भारतीय जनता पार्टी जो संगठन यानी कि उस गठबंधन को लीड कर रही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें सबसे ज़्यादा लेती है, जैसे ये अघाड़ी वालों को देखिए, आपस में ही लड़ रहे थे इस बात के लिए। शरद पवार कहेंगे इस बात को कि कौन बड़ी पार्टी रहेगी। उद्धव ठाकरे कह रहे नहीं, 1-2 सीटें भी हमें ज़्यादा चाहिए कांग्रेस से। अंत में इन लोगों ने 80-80 का फार्मूला 81-81 का रखा, और उसके बाद भी अंदर खाने से, बैकडोर से कांग्रेस ने 2-2, 4-4 सीटें करके 101 सीटें बढ़ा ली, इसलिए कि उद्धव ठाकरे को यह न लगे कि इस गठबंधन को लीड वो कर रहे हैं। ये जो लीड करने के लिए अघाड़ी में झगड़ा हो रहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी के उस गठबंधन में हो रहा था? क्या महायुति में इस बात के लिए झगड़ा था? नहीं नहीं, हम ज़्यादा सीटें लेंगे, हम ज़्यादा सीटें लेंगे। उसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था 150 प्लस सीटों पर हम लड़ेंगे, उससे कम में नहीं होगा। हमने पहले भी काफ़ी त्याग किए हैं। ये त्याग की बात तो महायुति में चल रही है, कौन कितना त्याग कर सकता है। पिछली बार जब शिंदे को सीएम बनाया गया था, तो क्या शिंदे को ये लग रहा था कि हमें शिंदे सीएम बनाया जा सकता है? क्या मीडिया में किसी ने इस बात की चर्चा की थी कि नहीं, वहां जो शिवसेना टूटी है, एकनाथ शिंदे बाहर आए हैं 40 विधायकों के साथ, तो 105 विधायकों वाली भारतीय जनता पार्टी सीएम के पद पर दावा नहीं करेगी, शिंदे को सीएम बना देगा? ये किसी ने कहा था? कहीं से भी कोई सुबुगाहट नहीं थी। उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे थे? हमारी पार्टी तोड़कर सीएम भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। अघाड़ी के कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो ये बात कह रहा था कि शिंदे सीएम बनने के लिए अघाड़ी को तोड़ दिए। अगर ये बात कहते तो फिर उद्धव ठाकरे के ऊपर पड़ जाता कि उद्धव ठाकरे भी सीएम बनने के लिए गठबंधन बनाए, एकनाथ शिंदे भी सीएम बनने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन ये बातें नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर शिंदे के हाथ में कमान सौंप दी। लेकिन जब चुनाव की बात थी तो किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी का ही सही, देवेंद्र फडणवीस से जब भी पूछा गया कि अगला सीएम कौन होगा, तो उन्होंने भी यही बात कही, चुनाव के बाद हमारा लीडर तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और विधायक दल का नेता जो बनेगा उसके बाद विधायकों की सहमति और गठबंधन की सहमति से कोई सीएम बनेगा। अब एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर कह दिए हैं कि गठबंधन मिलकर सरकार बना रही है, तो इसलिए इसका निर्णय कौन लेंगे? शीर्ष नेतृत्व लेंगे, जो गठबंधन को बनाए रखे, सबको एडजस्ट किया। तो अब इसमें यह बात कहां से आती है कि एकनाथ शिंदे का यूज किया गया? किस बात के लिए यूज किया गया? ये शरद पवार कहेंगे। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का यूज किया, हिंदुओं के खिलाफ यूज किया। उनकी पूरी मानसिकता यही थी कि दो हिंदुत्ववादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जब तक गठबंधन में रहेगी, कांग्रेस और एनसीपी कहीं नजर नहीं आएगी। 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव वो देख चुके थे। उनकी एक ही हब सब में एक ही एजेंडा था कि जैसे हो एन केन प्रकारेन इन दोनों हिंदुत्व वाली पार्टियों को अलग करें, उसके बाद उद्धव ठाकरे को ये सो कॉल्ड सेकुलर गैंग में शामिल करें, और हिंदुओं की ताकत कमजोर होगी, विभाजन होगा, तो हम अपना एजेंडा लागू कर सकते हैं। यही उनके पूरे के पूरे इतने सालों में ये यही सोच रहे थे जब से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना आई। लेकिन अब जबकि महायुति में कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं है, न तो अजीत पवार कोई बात बोल रहे हैं सीएम को लेकर, एकनाथ शिंदे के बारे में मीडिया में खबरें चल रही थी, बिहार फार्मूला चाहते हैं, मतलब जैसे नीतीश कुमार छोटी पार्टी रहते हुए सीएम है, वैसे ही सीएम की बात कर रहे हैं। इनके सांसद नहीं मान रहे, विधायक इनके ऊपर कह रहे हैं। इन्होंने तो पहले कह दिया था कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर कोई शिवसेना का कार्यकर्ता आके जश्न नहीं मनाएगा। क्यों?
जश्न मनाने से रोक नहीं है, मुंबई में जश्न मनाओ, लेकिन मेरे पास आके मेरे आवाज के सामने जश्न मनाने का मतलब है कि तुम हमारी जीत की बात कर रहे हो, अगर ये महायुति की जीत की बात नहीं कर रहे। इसलिए हम सबने मिलकर लड़ा है चुनाव, और ये नहीं दिखना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं कि देखो देखो हम जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं हमारा सीएम हो सकता है। ये शुरुआती दौर से चल रहा था। एकनाथ शिंदे अपना भविष्य देख रहे हैं। ये वर्तमान देखने वाले नेता वर्तमान में ही खप जाते हैं, राहुल गांधी की तरह, लेकिन जो भविष्य देखता है कि अभी एकनाथ शिंदे हैं, आगे उनकी विरासत कहां तक जाएगी, शिवसेना को कहां तक ले जाना है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कहां तक इस्तेमाल करना है, ये देख रहे हैं। इसके लिए जरूरी है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। अगर वो इस तरह के नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ देंगे, उनका हश्र उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरह हो जाएगा। इसलिए वो एक सुलझे हुए नेता हैं और सुलझी हुई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बेहतरीन फैसला लिया है, जिसके बाद अघाड़ी वाले सोच रहे हैं कि कब और लड़ाने की कोशिश करें। यानी महायुति ने एकजुटता का संदेश दिया है महाराष्ट्र में, लेकिन झारखंड में यहाँ पर एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। हेमंत सोरेन सीएम पद की अकेले ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर मंत्री पद को लेकर मारधाड़ शुरू हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी का चरित्र हो गया कि जहां ये चुनाव जीतते हैं तो चोंच मारने के लिए, लूट मचाने के लिए सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब सत्ता इनके लिए माल कमाने का, घूस खाने का, पैसा कमाने का एक जरिया हो जाता है। और दूसरी तरफ जहां ये हार जाते हैं वहां आपस में ही लड़ जाते हैं। अभी 2 चुनाव क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। महाराष्ट्र में तो अभी तक समझ ही में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ है, क्यों हारे, क्या हुआ। बाकी दुनिया को समझ में आ गया, राहुल गांधी को समझ में नहीं आया, वो अडानी अडानी कर रहे हैं। आप हरियाणा में हारे, नेता प्रतिपक्ष अभी तक तय नहीं कर पाए, बताइए। मतलब आप ये समझिए कि किस तरह की पार्टी चला रहे हो आप। और पता नहीं रात में क्या खाता है पीता है ये आदमी, और सवेरे सवेरे आकर के अडानी अडानी चिल्लाने लगता है। अब वहां पे सरकार आपकी आ गई, गठबंधन सबको मालूम है। और मैं भी आपको बता दूं, हेमंत सोरेन ही तय कर देंगे कि कांग्रेस में किसको हम बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के कब्जे में, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जब ये चुनाव हो रहा था, वो तो किस्मत बढ़िया था कि चुनाव ये लोग जीत गए। चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन ने कह दिया था कि कांग्रेस वाले तो ताकत नहीं लगा रहे, दम नहीं लगा रहे। और उल्टा जो रांची में पत्रकार लोग बता रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता रहे थे कि ये कैसी पार्टी हो गई है। साफ साफ कह दिया केसी वेणुगोपाल ने तो भाई मुख्यमंत्री आपको बनना, आप ही पैसे खर्च करो, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वो तो महिलाओं को जो पैसे मिल रहे थे उस मैया, हाँ, वो मैया वाले इसमें जो है वो इन लोगों का जो है वो निकल गया वोट। तो अब झगड़ा किस बात के लिए हो रहा है कि हम बनेंगे, हम बनेंगे। बेसिक चीज क्या कि जो पिछले बार 5 साल रह गए उसके खिलाफ लोग हैं। क्योंकि होता क्या है कि भाई जब मिल बांट के खाओ तभी चल जाता है कहाँ। कांग्रेसी में कल्चर क्या है कि जो मंत्री बनता है वही लूट के अपना घर भर लेता है। आप इस चीज को समझिए, वहां का वर्क कल्चर क्या है। और जो मंत्री होता है तो राहुल गांधी अगर उसके इलाके में जाएंगे तो मंत्री खर्च करेगा, संगठन को कोई लेना देना नहीं है। चूंकि आप मंत्री हैं, ये आपकी जिम्मेदारी हो गई। तो ये इस तरीके से जो काम, जो संगठन का काम करने का जो तरीका है वो अपने आप में इस तरीके का है कि भ्रष्टाचार किए बगैर ये लोग सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब 4 बनना है, 16 बैठे हुए हैं, 12 नहीं बनेंगे, तलवार निकल गई है तो पार्टी टूटेगी ही। अभी आप देखते जाइए, ये सरकार 5 साल तक टिकेगी, इतना संख्या लाने के बावजूद ये इसकी आशंका बड़ी कम नजर आ रही है। कांग्रेस ज्यादा दिक्कतें बढ़ाने वाली है हेमंत सोरेन की, या हेमंत सोरेन का ही दबदबा रहने वाला है झारखंड में? देखिए, कांग्रेस, ये झारखंड में कांग्रेस है क्या?
हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कह दिया, जैसे ही दिल्ली आए थे, निमंत्रण जैसे राहुल गांधी को, जैसे पीएम मोदी को, जैसे अमित शाह को, उन्होंने ये नहीं किया कि दिल्ली आने के बाद हम सिर्फ राहुल गांधी को इनवाइट करेंगे, अरविंद केजरीवाल को इनवाइट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल अलग थलग छोड़ देंगे। अभी जो झारखंड में विधानसभा का स्ट्रक्चर है उसमें कांग्रेस की औकात क्या है? औकात किसी पार्टी की गठबंधन में क्या होती है, जबकि आप उस सरकार को बनाए रख सकते हो, उस सरकार को तोड़ सकते हो, उस सरकार को गिरा सकते हो। अभी 34 सदस्य हैं विधानसभा के हेमंत सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन की पार्टी को 34 मेंबर, वहां चाहिए कितना? 41 सरकार बनाए रखने के लिए। आरजेडी का 4 है और 2 सीपीएम का है, तो 4 2 6 40 तो इन लोग कैसे ही हो जाते हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो छोटी पार्टी है, 1 सीट उसके पास है। ये 41 तो कांग्रेस के बिना भी उनके पास है। और इधर उधर की बात करें तो 1-2 इधर उधर से आना कोई बड़ी बात होती नहीं है। और कांग्रेस से अलग होंगे तो भारतीय जनता पार्टी वाले ही कह देंगे 2 विधायक हमारे से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अभी ये करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनका संबंध अब उतना बेहतर नहीं रहा। चुनाव से पहले जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हेमंत सोरेन ने तो कह दिया था इतनी सीटें देके हम बेकार गलत कर दिए, हम अकेले लड़ते ज्यादा सीटों पर चुनाव, इनको 30 नहीं बल्कि 15-20 सीटें देनी चाहिए थी। जो स्थिति हेमंत सोरेन की अभी है वो सीधे तौर पर कह दी है। अभी गठबंधन में मंत्री पद को लेकर ज्यादा समस्या है, कांग्रेस में कितने मंत्री मिलेंगे इसको समस्या है। आप अभी की स्थिति को देखें तो सबसे ज्यादा सीटें अगर हेमंत सोरेन के पास है तो उनको भी तो, उनके ऊपर भी प्रेशर है कि 34 में से कितने विधायक बनाएंगे मंत्री, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उसके अलावा जो पिछली बार 6-4-1 का फार्मूला रखा था वो फार्मूला तो काम आएगा नहीं। अभी वो अकेले मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके बाद 6 से 7 मंत्री उनकी पार्टी का चाहिए। पिछली बार से ज्यादा विधायक है तो ज्यादा इनको चाहिए मंत्री पद। और उसके बाद राजद एक पिछली बार जीत के आया, 1 ही मंत्री रहा, तो इस बार 4 है तो 1 मंत्री से कैसे काम चलेगा। सीपीएम भी, कम्युनिस्ट पार्टी भी 2 सीटें लेकर आई है, उसको भी एक आध मंत्रालय तो चाहिए कम से कम। अगर गठबंधन धर्म अपनी बातें हैं तो कम से कम एक ऐसा फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। तो फार्मूला तो अब हेमंत सोरेन डेवलप कर रहे हैं। 8-1-1-1 मतलब 8 हमारे मंत्री, 1 कांग्रेस, 1 राजद और 1 सीपीएम का, ये सबको 1-1 मिलना चाहिए। ऐसी बात चल रही है कि आप लोग 1-1 ले लीजिए। अगर कांग्रेस को 2-3 देते हैं तो राजद वाले कहेंगे कि पिछले बार भी 1, इस बार भी 1, हमें भी 2 चाहिए। सीटों को लेकर राजद ने कहा था, कैसे कैसे करके 6 सीटों पर माना है लोगों ने, तो राजद को 3-2 सीटें की डिमांड की थी कि देंगे। तो यह स्थिति अभी चल रही है कि कांग्रेस अब वहां आउट हो रही है पूरी तरीके से। जैसे ये छटपटाते हुए अब्दुल्ला सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, इसकी मजबूरी हो जाएगी कि हम बाहर से भी समर्थन देके रहेंगे। भाई कम से कम ये तो दिखेगा कि सरकार में शामिल है, बाहर से ही सही। क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में यही स्थिति हुई थी और अब्दुल्ला ने कह दिया नहीं देंगे, जो करना है करो। इसने कहा नहीं, फिर हम सरकार में शामिल नहीं होंगे, कोई मंत्री नहीं रहेगा, बाहर से समर्थन देंगे। तो अभी हेमंत सोरेन ने यू टर्न ले लिया है। उनको है पता कि 5 साल हमारी सरकार अगर चलानी है, केंद्र से बढ़िया सामंजस्य रखो, अच्छा कोऑर्डिनेशन रखो और यहां सरकार में कोई समस्या नहीं होगी, सब मिलजुल कर सरकार चलाएंगे, बेहतर सरकार चलाएंगे। अगर जेल जाने की बारी आएगी तो फिर पार्टी में टूट फूट हो तो अलग बात है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक सीएम बने रहेंगे। वहीं विपक्ष की हालत बद से बदतर हो चुकी है, जो हार पर मंथन करने की बजाय बीजेपी और ईवीएम को ही टारगेट कर रही है। इधर झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार बनने जा रही है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस के अंदर ही संग्राम छिड़ चुका है। यानी कांग्रेस की फिर वही पुरानी कहानी सामने आ गई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।